हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पैसे की बात में। दोस्तों, आप लोग को पता होगा दो सरकारी बैंक प्राइवेट होने वाले थे और उन दोनों बैंकों के नाम नीति आयोग ने गवर्नमेंट को दे दिए हैं और अब गवर्नमेंट को डिसीजन लेना है कि ये जो दो बैंक हैं उनका प्राइवेटाइजेशन हमें करना है। वैसे नीति आयोग का गवर्नमेंट को नाम देना सिर्फ एक दिखावा है ताकि बैंकों का शेयर प्राइस बढ़ाया जा सके, लेकिन फिर भी एक प्रोसीजर है। वैसे गवर्नमेंट ने ये सब पहले से तय करके रखा है कि कौन से दो बैंक प्राइवेटाइज होंगे और हम लोग भी इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कौन से दो बैंकों का प्राइवेटाइजेशन होगा। जिन 2-2.5 लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर कंपनियों के स्टेक बेचकर 1,75,000 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है, जिसमें से 2 सरकारी बैंक होंगे और एक इंश्योरेंस कंपनी को बेच करके ये पैसा जुटाएगी। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन सा बैंक प्राइवेट होने वाला है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं पर्सनली बैंक प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन हाँ, इससे ज्यादा मैं बैंक मर्जर को सपोर्ट करता हूं और बैंक मर्जर को सपोर्ट करने का एक कारण भी है। देखो, यदि आप वर्ल्ड रैंकिंग में देखोगे तो भारत के कोई भी बैंक टॉप 10 में नहीं आते, इंक्लूडिंग टॉप 50 में भी भारत के कोई भी बैंक नहीं आते। और यदि आप बात करोगे एसबीआई की, तो एसबीआई भारत का तो नंबर 1 बैंक है, लेकिन वर्ल्ड में इसकी रैंकिंग 60 नंबर पे है, मतलब 60वें नंबर पे है। टॉप 50 में भी भारत का कोई भी बैंक नहीं आता है। वहीं यदि आप चाइना को देखोगे तो 3-4 बैंक उसके टॉप 10 में आते हैं, यूएसए के कुछ बैंक टॉप 10 में आते हैं, यूके के कुछ बैंक टॉप 10 में आते हैं, लेकिन भारत का एक भी बैंक टॉप 50 में भी नहीं आता। इसीलिए मेरा मानना यह है कि ये जो अभी 12 सरकारी बैंक बचे हैं उनमें से भले 1-2 को आप प्राइवेटाइज कर दो, लेकिन बाकी ये जो बैंक बचेंगे उनको आप मर्ज करके एक बैंक बना दो जो होगा एसबीआई। और ये जो बैंक होगा ये वर्ल्ड के टॉप 10 में आना चाहिए। और जब इनका मर्जर होगा, जैसे यदि मान लो पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और अन्य सरकारी बैंक एसबीआई के साथ में आ जाते हैं, तो एसबीआई वर्ल्ड के टॉप 10 बैंकों में शामिल हो जाएगा। और देखो, बैंक मर्जर को सपोर्ट करने का एक कारण भी है। कारण क्या है? कारण ये है कि इन बैंकों के पास में कोई विजन नहीं है, ना ही कोई गवर्नमेंट ने इनको विजन दिया है। जैसे कि मान लो कि कोई बैंक एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करे, कोई बैंक आपका एमएसएमई सेक्टर में काम करे, इस तरीके का विजन नहीं है। ये जो सभी बैंक हैं, जितने भी सरकारी बैंक हैं, वो एक दूसरे के साथ में कम्पीट कर रहे हैं। अभी तो 12 सरकारी बैंक हो गए हैं, लेकिन पहले 27-28 सरकारी बैंक थे और ये लोग एक दूसरे के साथ में कम्पीट करते थे और इनका यूजर बेस, मतलब इनका कस्टमर भी सेम होता था। एक ही कस्टमर को ये अलग अलग बैंक टारगेट किया करते थे। और आज भी यदि आप बोलोगे कि इनकी लड़ाई प्राइवेट बैंकों के साथ में है, तो प्राइवेट बैंकों के साथ में इनकी लड़ाई नहीं है, इनकी लड़ाई खुद के ही साथ में है, बिकॉज इनके पास में कोई विजन है ही नहीं। और वैसे भी जब भी कोई इन बैंकों में अपना अकाउंट खुलवाने जाता है, इनका लोगो देखता है, इनका मोबाइल बैंकिंग कैसा है ये सब देखता है, या फिर कैश काउंटर में कैसी लड़की बैठी है वो देखकर अकाउंट खुलवा लेते हैं। भाई, आपका विजन एक है, ऑनर एक है, एक ही कस्टमर को आप टारगेट भी कर रहे हो, तो आप मर्ज होके एक हो जाओ ना यार। बढ़िया इंटरनेट बैंकिंग कस्टमर्स को प्रोवाइड करो, बढ़िया उनको मोबाइल बैंकिंग प्रोवाइड करो। और मर्ज करके एक बैंक बनाने के बाद क्या, तो मर्ज करके आपने एक बैंक बना लिया, इसके बाद में फिर जैसे आप खोल रहे हो डेवलपमेंट बैंक एक अलग से अभी खोल रहे हो, बैड बैंक आपने खोला, उसी प्रकार से एक एग्रीकल्चर बैंक खोल दो, एक आप एमएसएमई बैंक खोल दो। देखो, अब नई बैंक खोलने का एक रीजन भी है। ऐसा नहीं कि कोई एग्जिस्टिंग बैंक को उठा के आप डेवलपमेंट बैंक बना दोगे, उसको आप बैड बैंक बना दोगे, या फिर उनको एग्रीकल्चर बैंक बना दोगे, या फिर उनको एमएसएमई बैंक बना दोगे, क्योंकि उनके काम करने का नेचर कुछ और है। ये लोग ढल ही नहीं सकते एक पर्टिकुलर सेक्टर में काम करने के लिए। इसीलिए सबसे अच्छा ये है कि बैंक प्राइवेटाइजेशन की जगह में आप बैंक मर्जर करो, और यदि आपको सेक्टर बेस्ड बैंक खोलना है तो बाद में आप सेक्टर बेस्ड बैंक खोल सकते हो। और बैंक प्राइवेटाइजेशन से ज्यादा बैंक मर्जर को सपोर्ट करने का रीजन ये भी है क्योंकि हमारे पास में प्राइवेट बैंक ऑलरेडी मौजूद हैं। यदि प्राइवेट बैंक हमारे पास में नहीं होता तो बात की बात है कि हम चलो सरकारी बैंकों का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेट बैंक हमारे पास में ऑलरेडी है, ये अच्छे से काम कर रहे हैं। तो आप जो सरकारी बैंक है उनको आप मर्ज करके एक बैंक बनाओ या फिर 2-3 बैंक बनाओ, और मर्ज करने के बाद में अपने स्टेक को कम कर दो, 51% लेते आओ, बात तो बराबर ही पड़ेगा ना। जैसे कि मान लो कि यदि आप छोटे बैंक को एसबीआई के साथ में मर्ज करते हो तो एसबीआई का शेयर प्राइस काफी बढ़ा हुआ है, और वहां से यदि आप डिस इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है, और आप प्राइवेटाइजेशन से ज्यादा डिस इन्वेस्टमेंट करके कमा सकते हो। खैर, ये जो मैंने आपको बताया ये तो ख्याली बातें थे, लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि गवर्नमेंट 2 बैंकों का प्राइवेटाइजेशन करने वाली है और नीति आयोग ने 2 बैंकों के नाम गवर्नमेंट को सजेस्ट कर दिया है। तो कौन से बैंकों का प्राइवेटाइजेशन होगा? देखो, अभी मीडिया आउटलेट बहुत सारे इस तरीके का आर्टिकल छाप रहे हैं कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र और सेंट्रल बैंक
टॉप लिस्ट में है, मतलब कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र और सेंट्रल बैंक का प्राइवेटाइजेशन होगा। लेकिन मेरे को जहां तक ये लगता है कि सेंट्रल बैंक का अभी गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन नहीं करने वाली है, क्योंकि पता नहीं यार, मेरे को लगता है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा, अभी के डेट में तो नहीं होगा। और वैसे भी जब बैंक मर्जर का लिस्ट भी नहीं आया था तब भी मैंने कहा था कि सेंट्रल बैंक का किसी भी बैंक के साथ में मर्जर नहीं होगा, और वही हुआ। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का किसी भी बैंक के साथ में मर्जर नहीं हुआ। और उसी तरीके से मेरे को भी ये लगता है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का प्राइवेटाइजेशन अभी गवर्नमेंट नहीं करने वाली है। बाद में पता नहीं करेगी कि नहीं, लेकिन अभी की डेट में तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का प्राइवेटाइजेशन नहीं करने वाली है। उसका एक रीजन भी है, रीजन मैं आपको बता रहा हूं। देखो, सेंट्रल बैंक में गवर्नमेंट का स्टेक अभी के लिए है 89.70%। वैसे अभी सेंट्रल बैंक ने अभी काफी कुछ ज्यादा भी शेयर वगैरह इशू किया है, तो लगभग 92% के आसपास में इसका शेयर, मतलब इनका स्टेक पहुंच गया होगा, गवर्नमेंट का स्टेक। और इनका पीबी रेशियो है 0.32, और ये बाकी बैंकों की तुलना में थोड़ा सा कम है। तो यदि गवर्नमेंट यहाँ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का स्टेक यदि बेचती है तो यहाँ पे थोड़ा सा कम इनको प्रॉफिट होगा, काफी लॉस में बेचना पड़ेगा। वैसे जितने भी बैंक का स्टेक यहाँ पे गवर्नमेंट बेचेगी उसको गवर्नमेंट को लॉस में ही बेचना पड़ेगा। और बैंक ऑफ इंडिया की यदि हम बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया में गवर्नमेंट का स्टेक है 89.10% और इसका पीबी रेशियो 0.72 है। इसका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से भी कम है, और इसके जो प्राइवेटाइजेशन होने के चांस है वो 60% है। हो भी सकता है कि बैंक ऑफ इंडिया का प्राइवेटाइजेशन हो, क्योंकि गवर्नमेंट ने बड़े बैंकों में आईडीबीआई बैंक को प्राइवेटाइज किया है, और अभी गवर्नमेंट का स्टेक है लगभग 45%, और वो स्टेक भी अभी आईडीबीआई बैंक का बेचने वाली है। तो हो सकता है यहाँ पे बड़े बैंकों में बैंक ऑफ इंडिया का भी नाम हो, और इसके 60% चांसेस मेरे को लगते हैं कि बैंक ऑफ इंडिया का प्राइवेटाइजेशन होगा। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मेरे को 40% का चांस लगता है कि इनका प्राइवेटाइजेशन होगा। और वहीं यदि हम बात करें पंजाब एंड सिंध बैंक का, तो पंजाब एंड सिंध बैंक में गवर्नमेंट का स्टेक बहुत कम है, 83%, मतलब कम तो नहीं है लेकिन और बैंकों की तुलना में सबसे कम पंजाब एंड सिंध बैंक का, और इसका पीबी रेशियो भी सबसे कम है 0.14। और यदि गवर्नमेंट पंजाब एंड सिंध बैंक का स्टेक यदि बेचती है तो सबसे अभी कम इसको प्रॉफिट होने वाला है यहाँ से, और इसके मेरे को 30% चांसेस लगते हैं कि इसका प्राइवेटाइजेशन होगा। वहीं यदि हम बात करें यूको बैंक का, तो यूको बैंक में गवर्नमेंट का काफी अच्छा खासा स्टेक है 94% का, और इसका पीबी रेशियो भी लगभग ठीक ठाक है 0.44%, और इसके मेरे को 70% चांसेस लगते हैं कि इसका प्राइवेटाइजेशन हो सकता है। और वहीं यदि हम बात करें बैंक ऑफ महाराष्ट्र का, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में लगभग 94% का शेयर है। लगभग अभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने भी कुछ और शेयर अभी गवर्नमेंट को इशू किए हैं, शायद मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन इशू किए हैं। तो लगभग 94-95% का बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी शेयर है। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने गवर्नमेंट से पूछा भी है लेटर लिख के बकायदा कि क्या हमें आप प्राइवेटाइज करने वाले हो, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र वालों को भी यही लगता है कि हमारा प्राइवेटाइजेशन होने वाला है। और इनका पीबी रेशियो की यदि हम बात करें तो पीबी रेशियो अन्य बैंकों की तुलना में काफी हाई है, मतलब जो अभी मैं 4 बैंकों का नाम लिया उनके तुलना में तो काफी हाई है इनका 0.54% का, और इसके मेरे को 80% चांसेस लगते हैं कि इसका प्राइवेटाइजेशन होगा। वहीं यदि हम बात करें इंडियन ओवरसीज बैंक का, तो इसमें गवर्नमेंट का स्टेक है 95.84%, और इसका पीबी रेशियो है 0.72% का, और इसके 90% चांसेस लगते हैं मेरे को प्राइवेटाइजेशन होने का। और वैसे जिन बैंकों में गवर्नमेंट का स्टेक सबसे ज्यादा है उन बैंकों का स्टेक बेचने में गवर्नमेंट को काफी आसानी भी होगा। तो मेरे को जहां तक ये लगता है कि ये तीनों बैंकों में, और मैंने पिछले वीडियो में भी पीबी रेशियो वाला जो मैंने बताया था उसमें भी मैंने बताया था कि इन तीनों में से किसी 2 बैंकों का प्राइवेटाइजेशन होगा। और जहां तक मेरे को लगता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र और इंडियन ओवरसीज बैंक का प्राइवेटाइजेशन हो सकता है। खैर, देखना यह है कि गवर्नमेंट क्या करती है, और क्या सच में गवर्नमेंट अपना स्टेक बेच पाती है या फिर नहीं बेच पाती है। यदि नहीं बेच पाती है तो फिर गवर्नमेंट को मर्जर करना चाहिए और वन नेशन वन नेशनल बैंक बनाना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपको पता होगा कि भारत के अंदर में लगभग 44 गवर्नमेंट बैंक हैं अलग अलग स्टेट में। वहां पे जितने भी ग्रामीण बैंक हैं वहां पे 50% स्टेक सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, और 35% स्टेक नेशनलाइज बैंक का होता है, और 15% स्टेक स्टेट गवर्नमेंट का होता है। और अभी के डेट में बहुत तेजी से मांग ये उठ रही है कि हमें वन नेशन वन ग्रामीण बैंक चाहिए। हमें 44 ग्रामीण बैंक अलग अलग नहीं चाहिए, हमें एक सेंट्रलाइज ग्रामीण बैंक चाहिए जो होगा रूरल बैंक ऑफ इंडिया। खैर, इसके बारे में मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में शेयर जरूर कर दीजिएगा। और यदि आप इसी तरीके के और अधिक वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।